एक्सरसाइज पॉलिटिकल साइंस की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9 का चैप्टर वन शॉट में। ठीक है, मैंने पहले समझा रखा है लेकिन ये एकदम वन शॉट में शॉर्ट नोट्स के साथ है। तो देखो पॉलिटिकल साइंस में एक ही बात मेन है जो हम बार बार पढ़े जा रहे हैं अबाउट इलेक्शंस। तो इलेक्शंस होते क्या हैं, सो इस चैप्टर में प्रॉपर आपको डिफाइन मिल जाएगी। कहते हैं दैट इलेक्शन इज़ ए मैकेनिज़्म जिसके थ्रू पीपल, जिन लोगों को चाहे अपनी चॉइस के द्वारा जो चॉइस वो चाहते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं एंड उन एट रेगुलर इंटरवल्स। और अगर उन्हें अच्छे नहीं लग रहा है, उनका काम उन्होंने चूज़ कर लिया लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। हमारी क्लास में क्या होता है, जब भी हमारी मॉनिटर चूज़ होता है तो जितने भी लोगों को ज़्यादा वोट मिलता है वो हमारे क्या होता है, मॉनिटर बन जाता है। अब अगर मॉनिटर अच्छा काम नहीं कर रहे तो बच्चे कहते हैं मैम ये वो करते हैं, तो मैम कहती है किस किस को दिक्कत है, किस किस को नहीं दिक्कत है। अगर जिसको दिक्कत है वो ज़्यादा है लोग, तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इलेक्शन भी वही है, एक मैकेनिज़्म होता है बाय विच जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो। अब आपकी बुक में फ्रंट पेज पे जो पहला पेज है उसमें एक केस स्टडी दे रखी है जो कि है चौधरी देवीलाल के बारे में। ठीक है, चौधरी देवीलाल के बारे में एक केस स्टडी दे रखे हैं। सबसे पहले तो केस स्टडी पढ़ाने से पहले मैं आपको ये कुछ क्लियर कर देती हूँ पॉइंट्स। दैट न्याय युद्ध एक मूवमेंट था जो उसने लड़ा था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल फॉर जस्टिस। एंड उसने एक पार्टी बनाई थी जो थी लोक दल। ठीक है, लोक दल उसकी एक पार्टी थी और उसकी पार्टी को कई सारे अपोजिशन पार्टीज़ ने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो जो इलेक्शंस हुए थे उसमें तो वो जीत गया था। उसने प्रॉमिस किया था दैट अगर वो इलेक्शन जीत गया तो जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन फार्मर उनका लोन है वो माफ़ कर देगा। ठीक है, तो वो इलेक्शन जो है वो जीत भी गया। और किस ईयर में इलेक्शन जीता था, देखो 1982 तक कांग्रेस ने रूल किया। 1987 की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये 1992 तक इन्होंने रूल किया, फिर ये जो थी ये हार गई और दोबारा कांग्रेस आ गई। समझ में आई क्या स्टडी? तो पहले कांग्रेस रूल कर रही थी, 1987 में इलेक्शन और 1992 तक इन्होंने रूल किया, फिर दोबारा कांग्रेस आ गई और उन्होंने प्रॉमिस किया दैट अगर ये जीत गए तो जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन फार्मर हैं ये उनके लोन को माफ़ कर देंगे। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम लोकदल था। इलेक्शंस की नीड क्या है? इलेक्शंस की नीड है जिससे जान पाए कि उनके लिए, लोगों के लिए लॉज कौन बनाएगा, लोगों के लिए उनके फ़ायदे की पॉलिसीज़ कौन लाएगा। ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा और जितनी भी मेजर डिसीजंस है वो कौन लेगा। ठीक है, चूज़ दी पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से लर्न कर लेना। नाउ अगर हम कहते हैं दैट ए और बी दो पार्टी थी, अब मैं ना इन सब की आपको वो बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। ठीक है, ए एग्जाम्पल ले रही हूँ। ए पार्टी जो थी हमारी उसे मैं ब्लू से कर देती हूँ जिससे अच्छी तरह डिफरेंस दिख जाए। ठीक है, देखो ये दोनों पार्टी थी हमारी, ये एक कंट्री ले लेते हैं वाई, ये दोनों पार्टी थी हमारी और इसमें ना विमेन के पास वोट करने का राइट नहीं था। दूसरा इसमें था जिन लोगों के पास, जो मैन अमीर है, राइट टू प्रॉपर्टी है जिनके पास, वही वोट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं क्या हूँ दैट क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, सिंपली आप बिना टाइम लगाए कहोगे मैम ये डेमोक्रेटिक नहीं है, और मैं पूछूँ क्यों तो आप क्या कहोगे, मैम सबसे पहले तो इसमें चॉइस नहीं है, सिर्फ 2 चॉइस है, 2 चॉइस में इलेक्शन कैसे होंगे। दूसरा आप क्या होंगे कि मैम यूएएफ नहीं है। यूएएफ क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, जहाँ हर इंसान जो 18 साल से ऊपर का है उसके पास राइट हो वोट करने का, तो इधर तो विमेन के पास वोट करने का राइट ही नहीं है। और ये नेक्स्ट पे आ जाएगा जो मैंने बताया था कि मैन के पास ओनली दोज मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है वही कर सकते हैं वोट, तो यूएएफ नहीं है इधर। और दूसरा आप कहेंगे मैम इधर चॉइस नहीं है, तो हमने किस बेसिस पे कहा कि सबसे पहले यूएएफ होना चाहिए और दूसरा चॉइसेस होनी चाहिए। तो अब हम कुछ ऐसी कंडीशन पढ़ेंगे जो किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। सबसे पहला 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ऐसा नहीं कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर या बहुत अमीर आदमी है तो उसकी जो वोट की बराबरी है वो 10 वोट जीतती होगी, वेयर एज ऑर्डिनरी की 1, हर एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। नेक्स्ट,
चॉइस होनी चाहिए, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, एंड द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स दे शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इफ दे वांटेड टू, एंड उन्हें एकदम वोटर्स को रियल चॉइस ही प्रेफर करनी है। नेक्स्ट, एक रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन होने चाहिए, दे शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, हर 5 से 6 साल बाद इलेक्शंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जीत रही है ए लेकिन ये लोग बी को बना रहे हैं रूलिंग पार्टी, नो। एंड नेक्स्ट हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। नाउ अगर बेसिकली अगर हमारे किसी भी चीज़ में चॉइस है, ठीक है, चॉइस है, तो चॉइस ऑब्वियसली अगर हमारे पास चॉइस है तो हमारे पास कंपटीशन भी होगा। तो इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, या व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बेसिकली एक डिसयूनिटी की सेंस क्रिएट करती है। डिसयूनिटी मतलब एकता नहीं क्रिएट करती, ठीक है, एंड फैक्शनलिज्म क्रिएट करती है हर एक सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या होता है ना, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं। नेक्स्ट, वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं टू विन द इलेक्शंस। नेक्स्ट क्या होता है ना, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को पता नहीं रहता दैट वो अगली बार इलेक्शन जीतेगा या नहीं, तो वो ना इतनी लंबी लंबी पॉलिसीज़ ही नहीं बनाता। तो बेसिकली इट डज़ नॉट अलाउ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। तो ये सब आइडल वर्ड में होता होगा कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो लोगों की भलाई के बारे में सोचे, वरना रियलिटी में तो जो लोग होते हैं इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो अपना फ़ायदे ही सोचते हैं। ना जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन के बीच का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं जो नॉर्मल हर 5 साल बाद होते हैं किसी भी एरिया में, और बाई इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जब भी कोई देखो इलेक्शन हो गए सारे, लेकिन क्या होता है ना, अगर उसके बाद कोई भी नेता मर गया या उसने रिज़ाइन कर दिया, तो जब दोबारा इलेक्शन होते हैं सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं। तो जनरल इलेक्शन समझ में आ गया, दे आर द इलेक्शंस व्हिच आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज सेम टाइम पे, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज। और बाई इलेक्शन हमें पता है sometimes election is held only to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. Now constituencies क्या होती है, electoral constituencies। तो हमारी कंट्री डिवाइड होती है डिफरेंट एरियाज में फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है, डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिवाइडेड इन डिफरेंट, इधर एरियाज आएगा, एरियाज, इधर एरियाज आ गए फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। लोकसभा में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, एंड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं, ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। देखो अब हमारी कंट्री डिवाइड होती है इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है जी। और जो रिप्रेजेंटेटिव से इन कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं उन्हें एमएलए का नाम दिया जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारी फेडरल डेमोक्रेसी मैं 2 मिनट में चार्ट समझाती हूँ, ऑल तो आपकी बुक में है नहीं, लेकिन आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। दो जो होते हैं सेंटर लेवल, स्टेट लेवल। जो स्टेट लेवल होता है उधर सीएम इलेक्ट होता है और सेंटर में हमारा पीएम होता है। सेंटर के 2 हाउसेस होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो लोकसभा होती है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, और राज्यसभा में 6 साल बाद होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जो इन उससे हाउसेस से वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स चूज, वो एमपीज़ होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें उसकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, तो उसे हम विधानसभा भी कहते हैं, और जो वोटर्स होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के वो वोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व्ड सीट्स। तो सीट्स को ना रिजर्व्ड कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, रिजर्व, जिससे जो ऐसे वो लोग थे जिनके पास जो इतने कम लोग थे, ठीक है, आप कह सकते हो कम पॉपुलेशन के लोग थे, ठीक है, उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके राइट्स कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सबको इक्वल राइट मिले, ठीक है। तो 84 सीट्स हमारे एससीज मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है,
और एसटीज़, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हमारी 47 रिजर्व है ना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल रोल और वोटर्स लिस्ट। तो इलेक्शन पर्पसेस के लिए ना किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक लिस्ट बनती है उन लोगों की हु आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, हु आर 18+। तो उनका जो नाम होता है वो वोटर्स लिस्ट में आता है। जो लोग मर गए उनका हटाया जाता है, जो लोग अभी अभी 18 के हुए हैं उनका नाम ऐड ऑन किया जाता है। अब जब भी आप इलेक्शन करने जाते हो ना, आपको EPIC लेके जाना होता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसके बदले आप कोई से भी वो आधार कार्ड ऐसा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट भी लेके जा सकते हो। अगर आपको वोट इलेक्शन लड़ने हैं तो एक मिनिमम एज है उसकी 25 साल एंड वोटर की है 18 साल या उससे बड़ी या उससे अबव। अब पार्टी टिकट, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर, देखो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप पार्टी की तरफ से लड़ना है तो आप पार्टी मुझे क्या देगी, अपना पार्टी का सिंबल देगी और सपोर्ट देगी। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट मैं समझाती हूँ। जब भी इलेक्शन लड़ना होता है ना तो इलेक्शन कैंपेन तुम्हारे उस पर पैसा खर्चती है। तो ना अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट देनी होती है, बहुत मिनिमम होती है, 20,000 25,000 कुछ ऐसी होती है। क्यों होती है कि अगर आपने लास्ट मिनट पे रिज़ाइन कर दिया तो जो इलेक्शन कैंपेन ने आपके ऊपर पैसा फूका है वो हमारा भरपाई हो जाएगी उसकी ना। फुल लीगल डिक्लेरेशन चाहिए होती है कैंडिडेट से, किसकी, अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं पेंडिंग है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसकी जायदाद है उसकी, और उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है। और तो सिर्फ इन 2 फैक्टर से ही देखते हैं, क्रिमिनल केसेस और एसेसर लिएबिलिटीज से। इनफैक्ट एसएस से भी इतना कोई नहीं देखता, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैटर ही नहीं करती। अब ऐसे कुछ पॉपुलर स्लोगन्स हैं जो लोगों ने यूज़ किए थे, बड़े पॉपुलर हुए थे ये, ठीक है, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। जैसे कांग्रेस पार्टी जो कि इंदिरा गांधी की थी, उन्होंने स्लोगन यूज़ किया था गरीबी हटा, जो है रिमूव पॉवर्टी इन द 1971। अब जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण की पार्टी थी, उन्होंने स्लोगन यूज़ किया था सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ इन द ईयर 1977। और लेफ्ट फ्रंट जो कि लैंड टू द टिलर, जो उन्होंने लेफ्ट फ्रंट एक पार्टी है जो उनका स्लोगन था लैंड टू द टिलर, ये वेस्ट बंगाल की है 1977 की। ना NT रामा राव ने आंध्र प्रदेश के इलेक्शन 1983 के इलेक्शन में स्लोगन यूज़ किया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, और इनकी पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी। नाउ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, ठीक है, इलेक्शन लॉ के मुताबिक कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, सबसे पहले करप्शन नहीं कर सकता, वोट्स को खरीद नहीं सकता। दूसरा, जो हमारे वो है रिलीजियस प्लेसेस है या कास्ट है उनके नाम पे वो अपील नहीं कर सकता। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। एंड अगर हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की, तो 25 लाख से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता, और असेंबली की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता। नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो कहता है दैट कोई भी कैंडिडेट किसी वर्शिप प्लेस को यूज़ नहीं कर सकता फॉर इलेक्शन, गवर्नमेंट के व्हीकल्स एयरक्राफ्ट्स इन्हें यूज़ नहीं कर सकता, और कोई भी बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। जब एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो लोगों को इतनी बड़ी वो नहीं लेना चाहिए। तो ईवीएम्स को हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी कहते हैं, जो वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो है यूज़ की जाती है, और ये दिखाती है जितने भी पार्टी के सिंबल है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है। अब पहले ना बैलेट पेपर यूज़ किया जाता था, ठीक है, बैलेट पेपर पर स्टैंप लगा दिया जाता था, एक शीट ऑफ पेपर होता था जिसमें जो भी लोग कॉन्टेस्ट कर इलेक्शन उनके नाम लिखे जाते थे और पार्टी नेम और पार्टी सिंबल्स। लेकिन आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज़ की जा रही है ना। हम जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहते हैं, तो इसे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, और जो ईसी है वो जितने भी डिसीज़न है उस पर डिसीज़न लेता है। नेक्स्ट इज़ वो इम्प्लीमेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट की, सब लोग जितने भी कैंडिडेट है वो सभी से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, और कोई इसका गलत फ़ायदा तो नहीं कर रहा और कोई से वायलेट तो नहीं कर रहा, वरना उसे पनिशमेंट मिलती है। इलेक्शन पीरियड के दिन, उस इलेक्शन पीरियड पे जो ईसी है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकते हो टू फॉलो सम गाइडलाइंस,
और इलेक्शन ड्यूटी में जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो इसी के अंडर ही वर्क करते हैं। नाउ आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन, इंडिया के जो इलेक्शन होता है उनका आउटकम क्या आता है, क्या निकलता है आउटकम, ठीक है। तो ये बता देती हूँ, द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल स्टेट लेवल, इन फैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस एंड इन द लास्ट 25 years द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। रूलिंग पार्टी मोस्टली हर के देखो 25 साल में जो 3 इलेक्शन होते हैं एग्जाम्पल दे दिया, वो कहते हैं दैट उनमें से 2 इलेक्शन तो जो रूलिंग पार्टी है वो लूज़ कर दी थी। दूसरा वो कहता है दैट जो यूएस में जो भी रिप्रेजेंटेटिव अभी अपॉइंटेड है या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो रेयरली किसी इलेक्शन को लूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट्स जिनके वो होते हैं क्रिमिनल कनेक्शंस अच्छे होते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं कि तो उनके पास बहुत मनी है और जो मनी बहुत खर्चते हैं ऑन बाइंग वोट्स, ठीक है, दे ऑफन लूज इलेक्शंस। एंड नेक्स्ट barring with few disputed elections, the electoral outcomes were usually accepted as people's verdict by the defeated party। तो कुछ आउटकम्स को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जितने भी आउटकम्स थे वो पीपल ने क्या कर रखे हैं, एक्सेप्ट कर रखा है। नाउ चैलेंजेस क्या थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के? सबसे पहला पॉइंट, चैलेंजेस टू दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, बिगर पार्टीज, जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज होती है जिनके पास बड़ा पैसा होता है उनको पता नहीं होता कि वो जीतेंगे या नहीं, लेकिन स्टिल वो बहुत बड़ा और एक अनफेयर एडवांटेज इंजॉय करती है ओवर स्मॉलर पार्टीज। नेक्स्ट, जिन पार्टीज कैंडिडेट क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं वो पार्टीज जो है बेसिकली टिकट मेजर पार्टीज से ले लेती हैं। नेक्स्ट, कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है, जैसे विमेन की सीट खाली है लेकिन मैन को लड़ना है तो वो अपनी विमेन को बिठा देगा चाहे उसे कुछ आता ना हो, ठीक है। तो मोस्टली या जो फैमिलीज़ है ना वो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा करती है दैट बैठना उन्हें होता है लेकिन वो किसी और को बिठा देती है, ठीक है, टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने रिलेटिव्स या फैमिलीज़ को। नेक्स्ट जो है बहुत कम चॉइस मिलती है टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट जो स्मॉलर पार्टीज़ होती है, छोटी पार्टीज़ होती हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, ठीक है। उनका एक ह्यूज डिसएडवांटेज होता है एज़ कम्पेयर टू बिगर पार्टीज़। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी, वो बताती हूँ, हाँ, ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन का, ठीक है, ये मैंने इसमें लिख नहीं रखा लेकिन ये मैं बता देती हूँ। तो लोगों को जो पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में, इट इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। टर्नआउट इंडिकेट करते हैं कितनी परसेंटेज है एलिजिबल वोटर्स की जो अपने वोट्स को एक्चुअली कास्ट करते हैं। अगर वो जो हमारी टर्नआउट है वो हमारा ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने इलेक्शन करे हैं, इसका मतलब क्या है, लोग वोटर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ओवर द लास्ट 50 years जो टर्नआउट है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में वो बहुत कम रहा है, लेकिन जो इंडिया है उसमें या तो बहुत ज़्यादा रहा है, स्टेबल रहा है, या बहुत ज़्यादा चला गया है, ठीक है। इन इंडिया जो पुअर, जो ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं होते, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, वो वोट करते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में ऐसा नहीं होता। यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, हिस्पैनिक्स होते हैं, वो कम वोट करते हैं, लेकिन इंडिया में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इंडिया में जितने भी ऐसे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उन्हें लगता है दैट वोट उनका एक अधिकार है, उनसे उनको राइट मिलेगा, वैसे तो है ही राइट, लेकिन वो इनको राइट दिलवाने में हेल्प करेंगे। अब जो वोटर्स का इंटरेस्ट है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है इन इलेक्शन कैंपेन। 2004 के इलेक्शन में 1/3 से ज़्यादा वोटर्स ने जो कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें पार्ट लिया था, और हाफ ऑफ द पीपल, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था एज बीइंग क्लोज टू वन और दी अदर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कि फॉर एग्जांपल वो आप में वो मतलब क्लोज है लेकिन वो वोट किसको करे, बीजेपी को। कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ की किसके पार्टिसिपेट करे, बीजेपी की, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारा कॉमन पीपल इंडिया में बहुत अटैच है इलेक्शन से, यही वाला पॉइंट दैट इलेक्ट उनके राइट्स बहुत अच्छे प्रोटेक्ट होंगे।
नेक्स्ट, उन्हें लगता है दैट इलेक्शन से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रेशर आता है उन प्रोग्राम से पॉलिसीज़ को लाना जो वो चाहते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है दैट उनका वोट बहुत मैटर करता है। नाउ व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? सबसे पहला, जो लोग गलत नामों का यूज़ करते हैं वो नहीं, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड वोटर्स जिसमें जेन्युइन नेम्स लाना। नेक्स्ट, जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उनका मिसयूज़ ना करना, मनी का एक्सेसिव यूज़ ना करना बाय रिच कैंडिडेट्स एंड नेक्स्ट रिगिंग ना करना। जैसे कुछ होते हैं, ये एक बेंगलोर का पता नहीं किसका केस, जिस पे जो कैंडिडेट था उसने उस दिन इलेक्शन की सुबह सबको 2,000 रुपये बांटे थे। सो बेसिकली रिगिंग नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और बड़ा इजी है, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँगी।